नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। द कश्मीर फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फ़िल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और उनकी फ़िल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। 28 सितंबर को फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है और भारत की पहली बायो साइंस फ़िल्म है द वैक्सीन वॉर। इसमें कई सारे वैज्ञानिकों का स्ट्रगल दिखाया गया है, पर्दे के पीछे की कई सारी कहानियाँ हैं, इसी पे आज बात करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं जाने-माने पत्रकार ओमकार चौधरी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, कोविड वायरस ने भारत समेत दुनिया भर के लाखों लोगों की जान ली थी। सभी को मालूम है ये और बहुत कम समय में भारत ने अपनी वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल की और करोड़ों लोगों की जान बचा ली। अब इस पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फ़िल्म आ रही है, द वैक्सीन वॉर। और मैं देख पा रही हूँ कि इसकी मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी दूसरी फ़िल्मों की होती है अक्सर। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? माइंडसेट लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है हुँ, हुँ। कि जो मूल समस्याओं पर आधारित फिल्में हैं, जी। जो पहले भी जो हमारे यहाँ समानांतर सिनेमा बनता था, हुँ, हुँ। उसको इतनी सुर्खियाँ कहाँ मिलती थी, जितनी सुर्खियाँ मसाला फिल्मों को मिलती थी। पहले भी यही हाल था। वेरी अब ट्रू। थोड़ा ज़्यादा हो गया है और ये ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि चाहे द कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो या आपकी कांतारा हो जो दक्षिण की फ़िल्म थी और हिंदी में डब करके उत्तर जी। भारत में जिसका हुँ, हुँ। प्रदर्शन किया गया था, हुँ, या हुँ। अब द वैक्सीन वार हो। हुँ, ये हुँ। सारी फ़िल्में जो हैं, ये जो हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की जो सच पर आधारित घटनाएं हैं, जी। उन पर आधारित फिल्में हैं। और इस तरह का सिनेमा जो मसाला फिल्में बनाते हैं, वो इस तरह का सिनेमा नहीं बनाते हैं और कभी उन्होंने इन विषयों की तरफ जो है ध्यान भी अपना फोकस नहीं किया है। जी। द कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो उसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया था। इसी तरीके से जब द केरला स्टोरी आई तो भी बवाल मचाया गया और जगह-जगह प्रदर्शन हुए, उसका प्रदर्शन रोकने की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। जी, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही कि साहब इसमें जो आपने बता दिया कि 30,000 के आसपास लड़कियों को विदेशों में ले जाया गया, तो ये संख्या अगर ऑथेंटिक नहीं है तो इसका जी, आप कुछ डिस्क्लेमर जो है डाल दीजिए। बाकी जी। उन्होंने फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जी, जी। इसी तरीके से कांतारा फ़िल्म हो, बहुत सारी फ़िल्में इधर ऐसी आई हैं जो जो मेन कमर्शियल सिनेमा है, बॉलीवुडिया फ़िल्में हैं, हुँ, उनसे हुँ। थोड़ा-सा हट कर के आई हैं। हुँ, हुँ। और इसको एक अलग तरीके के चश्मे से भी देखा जाता है। अभी जी। मैं विशाल भारद्वाज का एक इंटरव्यू देख रहा था, हुँ, हुँ। जिसमें वो कह रहे थे कि साहब मैंने द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स इसलिए नहीं देखी क्योंकि ये प्रचार फ़िल्म थी। हुँ, हुँ। मतलब अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जी। उनके घरों के सामने पोस्टर बैनर लगा कर के उनको 24 घंटे के भीतर घाटी छोड़ देने और चले जाने के लिए कहा गया। अगर उनकी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, उनकी अस्मत पर हाथ डाले गए, तो ये प्रचार फ़िल्म लगती है इन लोगों को जो कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं। जी। और ये इस हद तक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं कि जब इस तरह का सिनेमा बनेगा, तो ये हुँ, हुँ। लोग उसको देखेंगे ही नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, उस पर ट्वीट भी नहीं करेंगे, उसको प्रमोट भी नहीं करेंगे। लेकिन आमिर खान की, शाहरुख खान की, सलमान खान की, अक्षय कुमार की, इनकी फ़िल्में आएँगी, तो हुँ, ये हुँ। एक दूसरे की फ़िल्मों का प्रमोशन ट्वीट करके करना शुरू कर देते हैं।
जी। और जो बॉलीवुड में स्थापित समीक्षक माने जाते हैं फ़िल्मों के, कि हुँ, साहब हुँ। किसी फ़िल्म का कोई टीज़र आया, ट्रेलर आया, तो उसके बाद उनकी जो राय आती है, उनके जो वीडियो आते हैं, उनकी जो टिप्पणियाँ आती हैं अखबारों में, उनके आधार पर लोग परसेप्शन बनाते हैं उन फ़िल्मों के बारे में। तो वो चीज़ें भी इस बार देखने को मिली जो आपका मूल प्रश्न है कि साहब चर्चा ही नहीं हो रही है। कहीं केवल जो ये अलग-अलग चैनलों पर जाकर के अपने इंटरव्यूज़ वग़ैरह दे रहे हैं, जी, जी। विवेक अग्निहोत्री या पल्लवी या नाना पाटेकर, हुँ, बस हुँ। वही है जो हुँ, आम हुँ। सोशल मीडिया है या सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वहाँ इस फ़िल्म की इतनी चर्चा नहीं हो कोई रही है। ज़िक्र नहीं है तो कोई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं मीडिया पर भी एक बड़े सवाल खड़े करती है कि जब राष्ट्रहित की व्यापक राष्ट्रहित की जो समस्याएँ हैं, जो मुद्दे हैं, उनको रेखांकित करते हुए फ़िल्में बनाई जाती हैं, उसमें पैसा लगाया जाता है, तो आप उसको डाउन क्यों करने की कोशिश करते हैं? और जो पूरी तरीके से मसाला फ़िल्में होती हैं, अब सलमान खान हों, शाहरुख खान हों, आमिर खान हुँ, हों, हुँ। अक्षय हों, इनको मेन हीरो बता कर के और किसी खलनायक को खड़ा किया जाता है कि साहब इसको निपटाएगा ये। जी, जी। तो सबको पता है उसका अंत क्या होना है, हुँ, पर हुँ। जो खलनायक कोविड वायरस के रूप में आया था, वो इन मसाला फ़िल्मों की तरह नहीं था। यानी वेरी वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था कि भई अब हमारे जो आईसीएमआर के जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हैं, हुँ, वो हुँ। अब फ़ॉर्मूला बनाएँगे इसको ख़त्म करने के लिए और बस इसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो वैक्सीन बनाई गई और उस वैक्सीन के लिए जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमें जी, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचानी है, जी। इस फ़िल्म में वो दिखाया गया है, किस-किस तरह के चैलेंज थे, उस समय की सिचुएशंस क्या थी, वो सारी दर्शाई गई है। तो ये तो एक ऐसी फ़िल्म है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए, जिसको सहयोग दिया जाना चाहिए, जिसका समर्थन किया जाना चाहिए, जिसका वेरी प्रचार किया जाना चाहिए। ये हर ऑब्वियसली नागरिक का ये दायित्व बनता है कि ऐसी फ़िल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब किया जाए ताकि आगे दूसरे निर्माता निर्देशक इस तरह की वास्तविकता पर आधारित फ़िल्मों को बनाएँ और प्रदर्शित करें। द कश्मीर फाइल्स भी इन्हीं की फ़िल्म थी। उसे एक वर्ग ने प्रोपेगेंडा बता कर के ख़ारिज करने की कोशिश की थी, पर उसने बॉक्स ऑफिस पे देखिए कैसे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इसी तरीके से द केरला स्टोरी का भी काफ़ी विरोध हुआ था। एक ख़ास तबका जो है इसके विरोध में लगा हुआ था, जबकि ये दोनों फ़िल्में एकदम सच्ची घटनाओं पे आधारित थी। न जाने ऐसी फ़िल्मों का विरोध क्यों होता है? क्या समझ में आती है आपको? देखिए, एक तो मैंने जो शुरू में कहा था कि माइंडसेट, माइंडसेट हुँ। इस मायने में कि आप याद करिए कश्मीर फाइल्स जब आई थी, तब प्रधानमंत्री ने भी उसको देखा था, स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। जी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी देखा था, हुँ, हुँ। योगी आदित्यनाथ ने भी देखा था हुँ। और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसको मैं इकोसिस्टम कहता हूँ, वामपंथियों का, कांग्रेसियों का और जी। जो लुटियन ज़ोन का मीडिया है, अ, उसने प्रोपेगेंडा फ़िल्म बताने की कोशिश शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री देख रहे हैं या राष्ट्रपति भवन में कोई फ़िल्म प्रदर्शित हो रही है या गृह मंत्री देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं या अलग-अलग राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो देख रहे हैं, तो वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म हो गई। क्या कश्मीर में जेनोसाइड नहीं हुआ? क्या कश्मीरी पंडितों को थ्रेट नहीं किया गया? क्या वहाँ पर तरह-तरह के नारे नहीं लगाए गए? ये जो हकीकत है, इससे कौन आँखें बंद करके बैठा रहा?
यही लोग थे ना। उस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब जी। कश्मीरी पंडितों को रातों रात घाटी छोड़ने का फरमान जारी किया गया। और फारूक अब्दुल्ला भी अपनी ससुराल में लंदन में ऐश कर रहे थे, मौज उड़ा रहे थे, यहाँ हुँ, घाटी में थे भी नहीं। यानी हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री होते हुए भी आप उस समय लंदन में थे, अपनी ससुराल में थे, आप श्रीनगर में नहीं थे। तो ये चीज़ें जो हैं जब फ़िल्मों में प्रदर्शित की जाती हैं, जब हकीकत बयान की जाती है, तो इस देश में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो उसको पचा नहीं पाता है और उसको प्रोपेगेंडा फ़िल्म बताने की कोशिश करता है या प्रचार फ़िल्म बता करके खारिज करने की कोशिश करता है। क्या वजह है? द कश्मीर फाइल्स ने 450 करोड़ का बिज़नेस किया। जी, पूरे देश में लोग लाइन लगा करके मल्टीप्लेक्स के सामने खड़े हो जाते थे जी। और जब कुछ सीन आते थे तो सिनेमा घरों में रोने तक की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। द केरला स्टोरी ठीक है, एक फिगर जो बताई थी डायरेक्टर ने, वो गलत साबित हो सकती है, पर क्या ये हुँ, हुँ। हकीकत नहीं है कि केरला में लड़कियों को ले जाकर के खाड़ी के देशों में एक अ, उसको आतंकवादी बनाने की कोशिशें की गई? ये तो हकीकत है। बिल्कुल। इसी तरीके से जो दूसरी फ़िल्में आ रही हैं, उनको मतलब एक राइट विंग से जोड़ कर के जो राष्ट्रवादी फ़िल्में हैं, मैं राष्ट्रवादी फ़िल्में कहूँगा, जी, उनको जी। आप ऑब्वियसली। प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाएँ और उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करें। हुँ, हुँ। और अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बॉलीवुड के कुछ स्थापित जो फ़िल्म प्रोडक्शन हैं, हुँ, उनके हुँ। जो सर्वे सर्वा हैं, हुँ, हुँ। उनके मैसेज मेरे पास आए हैं कि द केरला स्टोरी की आप सीक्वल बनाइए, अगली कड़ी बनाइए और हम पैसा लगाने को तैयार हैं। हुँ, हुँ। यानी एक तरफ तो आप उसे प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाएँगे बताएँगे और जब वही फ़िल्म कामयाब हो जाएगी, तो आप उसका जो है पार्ट 2 बनाने के लिए उसके डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कहेंगे कि जी हम पैसा लगाने को तैयार हैं, आप अगली कड़ी तैयार करिए। ये हुँ, सब हुँ। पैसे के यार हैं। जब जी, ये जी। देखते हैं कि साहब इस विषय पर ये फ़िल्म कामयाब हो गई, आपके विरोध के बावजूद, आपके असहयोग के बावजूद, तब इनको लगता है कि यहाँ तो पैसे कमाने का अवसर है। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री का कहना था कि मैंने स्पष्ट मना कर दिया इन लोगों को कि नहीं, मैं पैसे के लालच में इसकी सेकंड या थर्ड कोई कड़ी बनाने वाला नहीं हूँ। हुँ, हुँ। तो ये सारा कुछ जितना भी हम देख रहे हैं, ये सब मोटिवेटेड है और एक खास विचारधारा के लोग हैं, जिनको पाकिस्तान प्यारा लगता है, जिनको देश विरोधी ताकतें अच्छी लगती हैं, जिनको टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर के और उनके कंधे से कंधा मिला कर के भारत विरोधी जो नारेबाजी होती है या उनके जो भाषण होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इनको इस तरह की फ़िल्में क्यों रास आएँगी? इसीलिए अब ये इस फ़िल्म को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि ज़िक्र तक नहीं कर रहे हैं। जी, जबकि जी। मुझे लगता है कि ये फ़िल्म भी उसी तरीके से कामयाब होने वाली है, जैसे द कश्मीर फाइल या द केरला स्टोरी या कांतारा ये जो सीरीज़ की फ़िल्में थी, उसी हुँ, हुँ। तरीके से इसको भी लोग पसंद करेंगे। आपने सही कहा इधर मैं देख रही हूँ कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के कई इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के जो एक कॉकस बने हुए हैं, उन पे संगीन आरोप लगाए हैं कि समीक्षकों को इसके लिए पैसे दिए गए हैं कि दो वो लोग द वैक्सीन वार पे चुप्पी साधे रहें और ऑब्वियसली खान ब्रदर्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। कितना सच मानते हैं आप इसको? क्या वास्तव में ये टैक्टिस में है ये सब चीज़ें? देखिए एक फ़िल्म समीक्षक हैं, बहुत जाने-माने फ़िल्म समीक्षक हैं, मेरे चैनल पर भी आते रहते हैं, जी, जी। प्रतीक बोराड़े। तो प्रतीक बोराड़े ने अभी विवेक का लंबा जी, जी, इंटरव्यू मैंने किया है उनके और चैनल पे ही इनको सुना था। सही कह रहे हैं आप। जी। 2-3 किस्तों में उसको प्रसारित भी किया है। तो मेरी अ,
प्रतीक बोराडे से बात हुई थी और शायद कल या हम्म। परसों में वो मेरे चैनल पर भी जुड़ेंगे। तो जी। उनका कहना ये था कि ये टैक्टिस तो बहुत लंबे समय से बॉलीवुड में जो है वो अपनाई जाती रही है कि साहब लाल सिंह चड्ढा आएगी तो उसको प्रमोट करो, हम्म। अभी ब्रह्मास्त्र आएगी तो करण जौहर कैंप की है उसको प्रमोट करो, उसमें तो साहब हम्म। अमिताभ बच्चन भी हैं और उसमें तो रणबीर कपूर भी हैं, तो प्रमोट करो उसको। इसी तरीके से शाहरुख खान की पठान आएगी, जवान आएगी, प्रमोट करो जी उसको। और इसी तरीके से सलमान खान की कोई टाइगर जिंदा है या इस तरह की फिल्में आएंगी तो भाईजान को भी प्रमोट करो। अक्षय कुमार की फिल्में प्रमोट करने के बावजूद औंधे मुंह गिरी हैं एक सिरे से, 10-12 फिल्में लगातार पिटी हैं। जी। तो एक खास वर्ग के अभिनेताओं की और प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को प्रमोट भी करो, मल्टीप्लेक्स में मैक्सिमम स्क्रीन्स भी उपलब्ध कराओ और सोशल मीडिया पर फैब्रिकेटेड तरीके से अभी हम्म। जवान को भी जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसने तो इतिहास रच दिया बॉक्स ऑफिस पर, सिनेमा हॉल में जाकर के लोग देखते हैं तो पता लगता है सीटें खाली हैं और कलेक्शन दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का भी एक खेल है। जैसे आमिर खान की दंगल फिल्म भारत में तो उसने कमाए थे 500 550 करोड़ और चीन में जब प्रदर्शित हुई तो उसने 1300 करोड़ रुपए कमा लिए। जी। तो चीन में कौन सा हिंदी समझने वाले बैठे हुए हैं, या जी। जी। आपने चीनी भाषा में उसको डब करके वहां प्रदर्शित किया है तो भी कोई इंडियन फिल्म जो है वो किसी दूसरे देश में 2 गुना 2.5 गुना पैसे कैसे कमा सकती है। तो ये जी। जी। एक बहुत बड़ा रैकेट है, खेल है जो इस देश में चल रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही थी, तब हम्म। बहुतों के पेट में दर्द हुआ था क्योंकि उनको जी। जी। लगता था कि एक समानांतर अगर यहाँ पर फिल्म स्टूडियो बन गया तब जो उनका वहाँ पर प्रोपेगेंडा चलता है उसकी हवा निकल जाएगी और बहुत सारे ऐसे फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं जो इधर आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको वहाँ लोबिंग की वजह से या जिसको कहते हैं कि एक जो वंशवादी परंपरा चली आ रही है कि एक्टर का बेटा है या बेटी है तो उसको प्रमोट करो, जो जी। जी। टैलेंटेड हैं उनको आप अनदेखा कर दो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अवसर मिलेंगे यहाँ पर जब वो आएंगे। तो जी। इसलिए भी ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एक संस्थागत तरीके से इनका विरोध किया जाता है अलग तरीके से। जी। सब लोगों ने देखा कि पैंडेमिक के समय क्या हालात थे। मतलब वो दिमाग में ऐसे अंकित है कि कभी निकलेंगे नहीं। हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन थी, घरों में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से वैक्सीन पर भी गंदी राजनीति। यहाँ तक कह दिया गया कि पहली वैक्सीन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवाएँ और समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भाजपा वालों की वैक्सीन है। तो मतलब कमाल है हमारे यहाँ की, ये एक त्रासदी है कि महामारी जिस समय फैली हुई थी, उस समय भी पॉलिटिक्स हो रही थी। हाउ देखिए दे कैन थिंक अबाउट इट? ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स क्यों होती है। जी। ये जो आपने बताया कि साहब सिचुएशंस क्या थी उस जी। समय, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कुछ दूसरे लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फला अस्पताल में तो 4 घंटे की ही ऑक्सीजन रह गई है, उस हुँ। अस्पताल में तो बस आज भर की ऑक्सीजन है, लोग मर जाएंगे, केंद्र सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है। बाद में पता चला और ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को डांट लगा रही थी। जी। बाद में पता चला कि इन लोगों ने खुद से ही ये आकलन नहीं किया कि साहब अलग अलग अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ती है। नंबर 2, इनके पास ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर भी नहीं थे। नंबर 3,
इनके पास ऑक्सीजन ला करके उसको स्टोर करने की जगह भी नहीं थी। जी, मतलब इतनी लापरवाह सरकारें। और आप दोष किसके ऊपर दे रहे हैं? केंद्र सरकार के ऊपर। इसी तरीके से जो आपने चर्चा की कि साहब बीजेपी की वैक्सीन बता दिया गया, ये समाजवादी पार्टी का कारनामा था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसको क्यों लगवाएंगे? हम तो जब सरकार में आएंगे अपनी वैक्सीन बनाएंगे और वो लगवाएंगे। जी, कितना गैर जिम्मेदाराना ये बयान था। ना नोमन तेल होगा, ना एग्ज़ैक्टली। आप नाचेंगे, ना ना लोग आप बसते। सरकार में आएंगे, ना कभी आप वैक्सीन बनाएंगे, ना आप लगवाएंगे, तो मरवाइए करोड़ों लोगों को। हुँ, हुँ। और फिर जाकर के वैक्सीन लगवा भी आए। हाँ, मतलब इतने गैर जिम्मेदारान लोग। और ये सब क्यों हो रहा था ड्रामा? ये इसलिए हो रहा था कि फाइजर से लेकर के कई कंपनियों ने हमारे देश में, वो जो कहते हैं ना कि टेबल के नीचे केबल बिछा दिया गया, तो जी, उस तरीके के संपर्क स्थापित करके कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को उपकृत किया कि साहब आप जो भारत में वैक्सीन बन रही है उसको डिमोट करिए, उसको हतोत्साहित करिए और हमारी वैक्सीन खरीदने के लिए भारत सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वार चल रही थी और इस फिल्म में वही तो दिखाया गया है। द वैक्सीन वार एग्ज़ैक्टली। क्या है? वैक्सीन जी, वार यही है कि एक तरफ हमारे यहाँ लोग मर रहे थे, दुनिया में लोग मर रहे थे। दूसरी तरफ जो दवा बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, उनके बीच में एक जंग छिड़ी हुई थी कि कौन श्रेष्ठ वैक्सीन बनाए, कौन जल्दी बनाए, कौन सस्ती बनाए। हुँ, हुँ। अब आप सिचुएशन देखिए, हमारी 140 करोड़ की आबादी है। अगर हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बनती तो हमें या तो अमेरिका की तरफ देखना पड़ता, या ब्रिटेन या रूस की तरफ, या आपके चीन की तरफ देखना पड़ता। और जी, हम उनकी दया पर निर्भर रहते कि वो हुँ, हमें हुँ। कब उपलब्ध कराएं, कितनी संख्या में उपलब्ध कराएं और किस रेट पर उपलब्ध कराएं। तो ये कोई मामूली समस्या नहीं थी उस समय। जी, उस सिचुएशन में भी हमारे, अगर वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर ने वैक्सीन बनाई और समय पर बना करके दे दी, 1.5 साल के भीतर बना करके दे दी, और जी, वो 200 करोड़ से ज़्यादा लग भी गई। किसी हुँ, को हुँ। 2 बार की लग गई, किसी को 3 बार की लग गई। जी, तो जी, ये मतलब इतनी बड़ी घटना थी, ये इतना बड़ा चैलेंज था कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जी, उसमें भी डर्टी पॉलिटिक्स करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की संभावनाएं तलाशी गई। और ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि एक फ़िल्म तैयार की गई उस पूरी सिचुएशन पर, और उसको दर्शाया गया कि किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें रची गई थी कि भारत वैक्सीन ना बनाने पाए, और उस फ़िल्म का आप ज़िक्र तक नहीं कर रहे हैं, उसको प्रमोट तक नहीं कर रहे हैं। जी, तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की जो प्राइड वाली सिचुएशन होनी चाहिए, उसमें भी डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। अफ़सोसजनक स्थिति है ये। सर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र इस समय चल रहा है। कई कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं। कई देशों ने भारत की इसके लिए जमकर के प्रशंसा की है कि पैंडेमिक में उनके देश ने दूसरे देशों को वैक्सीन भेजी। इनफैक्ट जी20 में भी इसकी चर्चा हुई और अब इस फ़िल्म में ऐसा बताया गया है कि जिस समय भारत अपनी वैक्सीन तैयार कर रहा था, विदेशी ताकतों ने उसे रोकने के लिए षड्यंत्र भी रचे थे। हाँ, वो तो मैंने इसका चर्चा किया है अभी, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। जी। जब हिरोशिमा में जी7 देशों का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुँचे हुए थे और कई देशों के राष्ट्र प्रमुख थे, और भारत को भी उसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाया गया था। हुँ, हुँ। तो जापान के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पापुआ न्यू गिनी गए थे। हुँ, हुँ। और जब वे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे
तो पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए और जी। उनसे आशीर्वाद माँगा। उस जी, घटना की जी। पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हुई थी बहुत चर्चा हुई कि थी। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो। ये प्रोटोकॉल से इतर जाकर के उन्होंने काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि पापुआ न्यू गिनी उन देशों में था, आकार में छोटा है और विविधता के मामले में भी मेरे विचार से दुनिया में विरला देश है। जी। जितनी भाषाएं वहाँ हैं, जितने मान्यता वाले लोग वहाँ रहते हैं, उसको भी उस संकट काल में, कोविड काल में भारत ने वैक्सीन भेजी थी। जी। और जब G20 यहाँ हुआ, तो कोई देश ऐसा नहीं बचा था, 1-2 को छोड़ कर के, जिन्होंने भारत द्वारा 150 से अधिक देशों को जो वैक्सीन भेजी गई थी, उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा ना की हो। जिस घटना जी। का आप चर्चा कर रहे हो, यूएन सेशन चल रहा है। आज जयशंकर साहब का भी भाषण हो चुका, लेकिन जी, जी। उस सेशन के साथ-साथ कुछ अलग से प्रोग्राम भी हो रहे हैं जी। और उन प्रोग्राम्स में भी हमारे विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और कुछ दूसरे देशों के भी राष्ट्र प्रमुख या उनके विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और उन प्रोग्राम्स में भी भारत की वैक्सीन की चर्चा हुई है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की जो उपलब्धि रही है, दुनिया भर में जो हमारी वैक्सीन कूटनीति रही है, उसकी किस तरीके से प्रशंसा भी हुई है और भारत का जो है, वो किस हद तक मान-सम्मान बढ़ा है। और यही तो घटनाएँ हैं जो हमारा विपक्ष जो है वो पचा ही नहीं पा रहा है। जी, जी। ये उनकी ईगो हर्ट होती है ना इससे। जब देश विकास की बात होती है, मोदी जी के आगे बढ़ने की बात होती है, तो उसे पचा नहीं पाते हैं। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अवेटेड फ़िल्म है, सब लोग इसको देखेंगे। अ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।